बेसिकली कल की क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, कल की क्लास में हम बात कर रहे थे लाइक अर्थराइटिस से हमने स्टार्ट किया। अर्थराइटिस क्या है? मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, एक सेकेंड। मेरा वॉइस आ रहा है ना क्लियर? ओके। हमने स्टार्ट किया था कि अर्थराइटिस बेसिकली क्या है। अर्थराइटिस जो वर्ड यूज किया गया है उसका जो मीनिंग है वो बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स है। हमने डिस्कस किया था कि ये कॉमन मेडिकल कंडीशन है जो हर एज में व्यक्ति को इफेक्ट कर देती है। ठीक है। अर्थराइटिस को करेक्टराइज किया जा सकता है पेन के माध्यम से, स्वेलिंग के थ्रू, स्टिफनेस। और जब कोई पर्टिकुलर जॉइंट अफेक्ट होता है तो उस जॉइंट का जो मूवमेंट होता है नॉर्मली कम हो जाता है, लाइक लेस एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो उसके वेरियस टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस होते हैं। और उन वेरियस टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस के अपने सिम्टम्स होते हैं, अपने कॉजेस होते हैं, अपना इटियोलॉजी होता है। ओके। सो बेसिकली इस वर्कशॉप में जो हम कवर कर रहे हैं वो टू टाइप्स के अर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे हैं। और यू कैन से हम कवर कर रहे हैं मोस्ट कॉमन अर्थराइटिस, जो आपकी एक ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है और एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। तो जो ये दो कॉमन अर्थराइटिस है, टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस में, ऑस्टियो अर्थराइटिस जिसे हम ओए के नाम से जानते हैं, दूसरा रिमेटोइड अर्थराइटिस जिसे हम आरए के नाम से जानते हैं। इसमें जो बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में हमने बात किया था कि जो ऑस्टियो अर्थराइटिस है वो एक तरीके की डिजनरेटिव ऑफ ज्वाइंट डिजीज है, और जो रूमेटोइड अर्थराइटिस है वो ऑटो इम्यून डिजीज है। उसके अलावा जो ओस्टियोआर्थराइटिस है, ओस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली क्या है? वेट वेयरिंग जॉइंट्स अफेक्ट वेट वेयरिंग जॉइंट्स, यानी जिन जॉइंट्स पर ज्यादा वेट लगता है उस जॉइंट पर ज्यादातर ये अफेक्ट होता है। और जो रूमेटोइड अर्थराइटिस है, ये जो होती है मल्टीपल जॉइंट्स इसमें अफेक्ट होते हैं। और ओस्टियोआर्थराइटिस स्लोली प्रोग्रेस करता है, लेकिन जो रूमेटोइड अर्थराइटिस है उसमें जो प्रोग्रेस होता है वो रैपिडली होता है, एग्रेसिवली होता है। ठीक है। उसके बाद हमने बात किया था ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। बेसिकली ओस्टियोआर्थराइटिस में जो मोस्ट कॉमन जॉइंट्स हैं वो आपके नी जॉइंट्स होता है, हिप जॉइंट्स होता है, हैंड्स के जो जॉइंट्स होते हैं। ओके। इसमें एक कॉमन पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि जब ओस्टियोआर्थराइटिस का जो लाइक अफेक्ट होता है वो एंटायर जॉइंट्स पर होता है, यानी पूरा जॉइंट्स इंक्लूडिंग योर टिश्यू। ठीक है। जो टिश्यू के साथ साथ पूरा जॉइंट्स अफेक्ट करता है ओस्टियोआर्थराइटिस वाली कंडीशन में। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ओस्टियोआर्थराइटिस के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि कोई इंजरी है, जॉइंट्स में कोई इंजरी हो गया है, या फिर ओवर यूज किसी पर्टिकुलर जॉइंट का कंटिन्यूसली किया जा रहा है। ठीक है। और द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस इज ओवरवेट। ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है वियर एंड टियर जॉइंट्स। तो जो ओस्टियोआर्थराइटिस का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है आपका ओवरवेट। ठीक है। और दोनों ही टाइप्स के अर्थराइटिस में जो अफेक्ट होता है, वुमेन्स आर मोर देन मेंस। ठीक है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं ये भी हमने बात किया था। इसमें फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, मूवमेंट रिड्यूस हो जाता है, मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। इसमें पेन होता है, स्वेलिंग होता है, स्टिफनेस होता है। उसके अलावा जो आपके जब सीवियर केस हो जाता है ओस्टियोआर्थराइटिस वाली कंडीशन में, तो जॉइंट्स का कोई यूज नहीं रहता है, अनयूजेबल जॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है। और ऐसी कंडीशन में, सीरियस ओस्टियोआर्थराइटिस वाली कंडीशन में क्या होता है, पेन तो होता ही है दो अर्थराइटिस में, लेकिन जब सीरियस हो जाती है तो बैठे बैठे भी दर्द होता है, बिना मूवमेंट के भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से लाइक जब फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं और मूवमेंट नहीं कर पाते हैं तो और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपका मोटापा, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एक्सेट्रा। उसके बाद कोज एंड रिस्क फैक्टर के बारे में हमने बताया था, ओवर यूज, ओवरवेट, एजिंग। ठीक है। कोई फैमिली हिस्ट्री है, या फिर एज, फीमेल जेंडर, इन सब पर भी डिपेंड करता है। डायग्नोसिस के लिए भी हमने बात किया था कि जो एक्सरे होता है, एमआरआई होता है, ब्लड टेस्ट होता है, ज्वाइंट फ्लूइड एनालिसिस होता है, तो ये लैब टेस्ट और इमेजिंग टेस्ट होते हैं। उसके अलावा जब आप अर्थराइटिस को फिजिकली भी डायग्नोस कर सकते हैं ज्वाइंट्स को देखकर कि उस ज्वाइंट पर स्वेलिंग है, रेडनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है या टेंडरनेस है, उसके अकॉर्डिंग। सॉरी।
देन कुछ की फैक्ट्स है, उनके बारे में भी हमने बात किया था। अब जो हमें बात करना है वो हमें बात करना है बेसिकली रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है। बेसिकली जो ओस्टियोआर्थराइटिस है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओस्टियोआर्थराइटिस लाइक वियर एंड टियर ऑफ जॉइंट्स। बेसिकली जो ओवी पर्सन होते हैं, ठीक है, जो ओबेसिटी से सफर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स पर ज्यादा लोड पड़ता है, ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जैसे कि ऐसे जॉइंट्स जिन पर ज्यादा वेट वो कैरी करते हैं, जैसे हिप जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये जॉइंट्स ज्यादातर अफेक्ट होते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस वाली कंडीशन। द मोस्ट कॉमन कॉज इज ओबेसिटी। ठीक है, और ये कॉमन है, ओस्टियोआर्थराइटिस रूमेटॉइड अर्थराइटिस से ज्यादा कॉमन है। 59% जो पेशेंट होते हैं ना अर्थराइटिस के, 100% में से 59% केसेस ओस्टियोआर्थराइटिस के होते हैं, अदर केसेस आपके रूमेटॉइड या अदर टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस के हो जाते हैं। हमने ये भी बात किया था कि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, बेसिकली जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है एक तरीके का ऑटो इम्यून डिजीज है। तो आइए बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। ठीक है, बेसिकली रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में दोनों ही कंडीशन में आपके जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। ओस्टियो अर्थराइटिस वाली कंडीशन में क्या होता है, जो बोन्स होती है, बोन्स का जो एंड होता है ना, जहां पर बोन्स आपस में मिलती है, ठीक है, वहां पर जो कार्टिलेज होता है वो थिन हो जाता है, जिसकी वजह से साइनोवियल मेम्ब्रेन भी इफेक्ट हो जाती है। उसके अलावा जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, रेडनेस होती है, स्वेलन होती है, और बोन का इरोजन होता है। ठीक है, और अभी हम आगे भी आएंगे। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में यदि हम बात करें, तो बेसिकली रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, एक तरीके का क्रोनिक डिजीज है, जो इन्फ्लामेशन को रिप्रेजेंट करता है, डेट कोज इन्फ्लामेशन अराउंड द बॉडी एंड कॉमनली प्रेजेंट विद पेन इन द जॉइंट्स। ठीक है, अनरेटेड या अनट्रीटेड रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट नहीं किया जाता है तो वो जॉइंट्स में सीवियर डैमेज कर सकता है। ठीक है, और जॉइंट्स के आसपास के जो टिश्यूज हैं उसमें भी डैमेज कर सकता है, और उसकी वजह से हार्ट, लंग्स और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। बिकॉज हमने बात किया था कि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये क्या है, एक तरीके का ऑटो इम्यून डिजीज है। उसके अलावा कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि क्रोनिक पेन, स्टिफनेस, टेंडरनेस, उसके अलावा हीट, ठीक है, एंड स्वेलिंग इन द जॉइंट्स। तो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। ठीक है, तो आरए जो होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है, कैन मेक इट हार्ड और मूव एंड परफॉर्म डेली एक्टिविटीज। ठीक है, तो बेसिकली जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है एक तरीके का ऑटो इम्यून डिजीज है, और इसमें जो जॉइंट्स होते हैं वो सीवियरली डैमेज हो सकते हैं यदि ट्रीटमेंट समय से ना किया जाए, और उसके अलावा वो आसपास के टिश्यूज को भी अफेक्ट करते हैं और काफी सारी प्रॉब्लम्स साथ में लाते हैं, अदर ऑर्गन से रिलेटेड। ठीक है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो कोज है वो अभी तक अननोन बताया जाता है। अभी भी इस पर रिसर्च किया जा रहा है, अभी भी इस पर रिसर्च कंटिन्यू है कि जो ओस्टियोआर्थराइटिस का कोज हमने डिस्कस किया, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो कारण है, जो रिस्क फैक्टर है, एक तरीके का जो कोज है वो अननोन है अभी भी, मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन जो रिस्क फैक्टर है, जैसे कि स्मोकिंग, ओबेसिटी, एयर पोल्यूशन, ये सब क्या है, ये रिस्क फैक्टर है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के। कोई व्यक्ति है कंटिन्यूसली डेली बेसिस पर स्मोकिंग करते हैं, एयर पोल्यूशन वाली एरिया में रहते हैं, सो इट मे बी ए रिस्क फैक्टर टू कंट्रीब्यूट डेवलप इन द रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, इसमें भी वुमेन्स, ओल्डर पीपल हैव ए हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग आर। अब ये डायग्राम आप देखिए, बेसिकली इस डायग्राम से आपको एक बेसिक सा आइडिया हो जाएगा रोमेटोइड अर्थराइटिस वाली कंडीशन में क्या चेंजेस होते हैं। तो देखिए ए नंबर पे जो बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब रूमेटोइड अर्थराइटिस होता है तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन बिगिंस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इन्फ्लामेशन कहाँ पर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन में, साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोलिफरेट स्टार्ट हो जाता है। प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है,
उसमें जो इन्फ्लामेशन है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, उस एक्स्ट्रा टिश्यू को हम बोलते हैं यहाँ पर पेनस। ठीक है, अब पेनस के बारे में एक नोट डाल लीजिए। पेनस क्या होता है? पेनस एक तरीके का, एक टाइप का एक्स्ट्रा ग्रोथ है जो ज्वाइंट्स में होता है, जिसकी वजह से पेन, स्वेलिंग, ठीक है, और बोन्स का डैमेज हो जाता है। कभी कभी ये डैमेज टिश्यू और कार्टिलेज को भी अफेक्ट कर देता है। क्लियर हुआ ना? देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हुआ। इन्फ्लामेशन जब स्टार्ट हुआ तो प्रोलिफरेशन हुआ, यानी इन्फ्लामेशन रैपिडली बढ़ता गया। ठीक है, प्रोलिफरेट का मतलब होता है रैपिडली बढ़ता जाना। जब ये इन्फ्लामेशन रैपिडली बढ़ता गया तो वहां पर जो साइनोवियल, ये जो मेम्ब्रेन वाला एरिया है, इस एरिया में क्या हुआ, एक्स्ट्रा टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। उस एक्स्ट्रा टिश्यू का जिसका फॉर्मेशन हो उसको हम बोलते हैं पेनस, PANNUS। इसका मतलब क्या होता है? पेनस एक तरीके का एक्स्ट्रा ग्रोथ है जो ज्वाइंट्स में होता है, जिसकी वजह से पेन, स्वेलिंग, ठीक है, और जो हमारी बोन्स होती है, बोन्स को भी डैमेज हो सकता है। उसके अलावा कार्टिलेज और अदर टिश्यूज को भी ये अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर उस जो पेनिस का फॉर्मेशन हुआ, जिस एक्स्ट्रा ग्रोथ का फॉर्मेशन हुआ, वहां से कुछ एंजाइम्स रिलीज हुए जो कार्टिलेज को इट खा लेते हैं, एक तरीके से इरोजन वहां पर क्रिएट करते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक है, जिसकी वजह से टेंडेंस और ज्वाइंट कैप्सूल जो होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, और धीरे धीरे डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या था, बिल्कुल स्पेस गायब हो गया लास्ट में। ठीक है, ज्वाइंट्स में जो स्पेस होता है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है लास्ट वाली कंडीशन में। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप मूवमेंट करेंगे तो मूवमेंट करने पर जो पेन है, इरोजन होगा, इरोजन होगा तो पेन होगा। जब पेन होगा तो जब दो चीज आपस में एक तरीके से इस तरह टकराते हैं, तो वहां पर ज्वाइंट्स में वहां पर स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन सब डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, लेकिन स्वेलिंग, रेडनेस, ये सारे सिम्टम्स वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आई होप मेरा स्क्रीन जो है वो शेयर हो रहा होगा। दिस वन। ठीक है, जो रूमेटोइड अर्थराइटिस है उसकी 4 स्टेज बताई गई है। एम आई ऑडिबल ना? तो इस वीडियो में वो 4 स्टेज को थोड़ा सा बताया गया है। आप देख सकते हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हालांकि ऑडियो इसमें नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़ेंगे तो इमेजेस से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो आवाज आ रही है मेरी, एम आई ऑडिबल? सो जो रूमेटोइड अर्थराइटिस है यानी RA, वो कैन बी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, और सीवियर भी हो सकता है। माइल्ड का मतलब स्टार्टिंग स्टेज, मॉडरेट का मतलब मीडियम, और सीवियर मतलब क्रोनिक। ठीक है, तो जो सिम्टम्स होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वरी करते हैं, एंड देर इज नो एग्जैक्ट टाइमलाइन फॉर इट्स प्रोग्रेशन थ्रू द 4 स्टेज। इन जो 4 स्टेज की बात की गई है उसकी कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं है प्रोग्रेस की। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, स्टेज वन बेसिकली इज अर्ली स्टेज, आप इसको कह सकते हैं। अर्ली स्टेज में क्या होता है, जो RA, ठीक है, जो ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो ज्वाइंट्स में पेन को फील करते हैं, ज्वाइंट में स्टिफनेस को फील करते हैं, ज्वाइंट्स में स्वेलिंग को फील करते हैं। ठीक है, अगर उसको टाइम से डायग्नोस कर लिया जाए तो अर्ली ही स्टेज में ट्रीटमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो कंडीशन होती है वो ज्यादातर सीरियस कंडीशन में नहीं जाती है। ठीक है, रिमेशन नहीं होता है, डिजीज में भी वो नॉट गो इनटू सीरियस कंडीशन बेसिकली। तो अर्ली स्टेज होती है स्टेज 1, नोट कर लीजिएगा, जिसमें ज्वाइंट्स में सिम्टोमेटिक वो होता है, जैसे पेन होना, स्टिफनेस होना, स्वेलिंग होना। तो ये सब आ जाता है आपका स्टेज 1 में। उसके बाद स्टेज 2 आता है। स्टेज 2 इज बेसिकली मॉडरेट स्टेज। मॉडरेट यानी एक तरह मीडियम। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन जो होता है ना, इन्फ्लामेशन क्या करता है, ज्वाइंट्स को डैमेज कर देता है, कार्टिलेज को डैमेज कर देता है, बोन को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से मूवमेंट अफेक्ट हो जाता है, व्यक्ति सही से मूवमेंट नहीं कर पाता है, और पेन होता है। इज दैट क्लियर? सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज था अर्ली स्टेज, ठीक है,
सेकेंड स्टेज है आपका मॉडरेट स्टेज, इसमें क्या हो रहा है, ज्वाइंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, कार्टिलेज अफेक्ट हो रहे हैं, बोन्स अफेक्ट हो रहे हैं, किसकी वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से। सेकेंड, क्लियर, दिस इज द सेकेंड स्टेज। नाउ सेकेंड के बाद आपका आता है थर्ड, स्टेज 3। ठीक है, तो स्टेज 3 जो होगा एक तरीके से आपका सीवियर में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेज 3 में क्या होता है, बेसिकली जब स्टेज वंस आर ए प्रोग्रेस, जब धीरे धीरे स्टेज 3 की तरफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस प्रोग्रेस करता है, तो इसमें जो होता है एक्सपर्ट जो होते हैं, जो ऑर्थोपेडिक होते हैं, बोन्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इसको सीवियर कंडीशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या होता है, जो डैमेज है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से कार्टिलेज और बोन्स में डिस्ट्रक्शन होता है, डिजनरेशन, डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रॉय होता है, एक तरीके से प्रोग्रेस बढ़ता जाता है रैपिडली एक तरीके से। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है स्टेज 3, वो आपकी एक तरीके से सीवियर कंडीशन है। स्टेज 1 अर्ली स्टेज, जिसमें आप माइल्ड कह सकते हैं, स्टेज 2 आपका मॉडरेट, ठीक है, और स्टेज 3 आपका कंसिडर किया गया एज ए सीवियर कंडीशन। इज दैट क्लियर, जिसमें आपका जो डैमेज है, जो जॉइंट्स का डैमेज हो रहा है स्टेज 2 में, वो ज्यादातर बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बोन्स का और जॉइंट्स का, कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन जो होता है वो प्रोग्रेस पर होता है। दैट इज स्टेज 3, दैट इज सीवियर कंडीशन। इसके बाद स्टेज 3 के बाद आप देख सकते हैं स्टेज 3 में ही जब धीरे धीरे जॉइंट्स इसमें बेसिकली अफेक्ट होते हैं, और जैसे जैसे स्टेज 3 बढ़ता जाता है, तो ये इसमें जो होता है, जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, लाइफ स्टाइल होती है, वो अप्रोच कैन हेल्प यू मैनेज द आरए सिम्टम्स एंड स्लो और इवन प्रिवेंट डिजीज प्रोग्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर स्टेज 3 स्टेज 4 जो होता है, स्टेज 3 और स्टेज 4 इसमें नहीं एक्सप्लेन किया गया, मैं स्टेज 4 के बारे में आपको बता देता हूँ। स्टेज 4 जो होता है, उस स्टेज 4 में क्या होता है, वो स्टेज 3 और स्टेज 4 को इसमें कंबाइन कर दिया वीडियो में। स्टेज 3 और स्टेज 4 में क्या होता है, सीवियर डैमेज होता है, सीवियर मतलब क्रोनिक, और सीवियर डैमेज होता है जिसमें आपके ज्वाइंट्स के आसपास के टिश्यूज, कार्टिलेज, ये सब अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किए गए, 3 वर्ड, एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट, और एक होता है सीवियर। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिए, स्टेज 1 आपका माइल्ड, स्टेज 2 आपका मॉडरेट, और स्टेज 3 आपका सीवियर। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो ये बेसिक सा था। अब थोड़ा और हम चलते हैं धीरे धीरे, और इसको हम समझते चल रहे हैं। कुछ सिम्टम्स होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए। जैसे कि आपका हेड रीजन से स्टार्ट करें, तो स्लीप में डिस्टरबेंस होता है, लो ग्रेड फीवर, फैटिग्यू, डिप्रेशन एंड मूड चेंजेस, मूड स्विंग जिसको हम बोलते हैं, ड्राई आईज एंड माउथ, ड्राई आई और ड्राई माउथ। ठीक है, बेसिकली इन्फ्लामेशन है, आइटिस है, तो जिसकी वजह से ड्राइनेस क्रिएट होगी, माउथ ड्राई रहेगा, और ड्राई आईज। वेट लॉस भी इसमें हो सकता है, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ऑटो इम्यून डिजीज है ना। ठीक है, उसके अलावा ज्वाइंट्स पेन होगा, स्वेलिंग होगी, स्टिफनेस होगी, नमनेस भी हो सकती है, टिंगलिंग इन द हैंड्स एंड फीट। ठीक है, और ज्वाइंट्स जो होंगे, टच करने से वार्म फील होगा वहां पर। ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स है, और बिग टो में पेन हो सकता है, और जो ज्वाइंट अफेक्टेड है उसमें कलर चेंज आपको देखने के लिए मिल जाएगा, रेड कलर जैसे इन्फ्लामेटरी वाले सिम्टम्स इसमें आएंगे। ठीक है, ठीक है, और बेसिकली जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसमें स्मॉल जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं, तो जो सिम्टम्स आएंगे वो स्टार्ट होंगे फिंगर्स में, टोज में, और धीरे धीरे अदर जॉइंट्स पर अफेक्ट करेंगे। तो ये था आपका एक साइन और सिम्टम्स की, यहाँ पर भी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, लाइक विच कॉज इन्फ्लेमेशन एंड पेन इन वन और वन मोर जॉइंट्स, इट कैन हैपन इन मोस्ट जॉइंट बट इट इज मोस्ट कॉमन इन स्मॉल जॉइंट, जैसे कि मैंने आपको कहा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज आल्सो दैट यू कैन कंक्लूड दैट ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या थे,
जो वियर एंड टीयर वाले जॉइंट्स होते हैं ना, जिन पर ज्यादा वेट होता है, वो जॉइंट्स अफेक्ट हो रहे थे। और जो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसमें आपके वो जॉइंट्स ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, जैसे कि आपके रिस्ट और फीट और हैंड्स के जो जॉइंट्स जाते हैं वो ज्यादातर अफेक्ट हो रहे हैं। अब बेसिकली जो आरए है यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक तरीके की क्रोनिक और मे वर्ड्स ओवर टाइम विदाउट ट्रीटमेंट, यानी ये क्रोनिक भी हो सकता है और बहुत ज्यादा लाइक सीवियर भी हो सकता है अगर उसका इलाज समय से ना किया जाए। ठीक है, तो ये ज्वाइंट्स को और ज्वाइंट्स के आसपास के टिश्यूज को काफी सीवियरली डैमेज कर सकता है। ठीक है, और इसकी वजह से आपके हार्ट, लंग्स और नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट हो सकता है, बिकॉज ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, बेसिकली आपने अभी स्टेज 1 जो थी वो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें क्या था, पेन, स्टिफनेस एंड टेंडरनेस, ये इसके अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हैं। बेसिकली स्वेलिंग और रेडनेस इन वन और मोर जॉइंट्स, यूजुअली सिमेट्रिकली पैटर्न, एग्जाम्पल बोथ हैंड और बोथ फिट। ठीक है, इसमें सिमेट्रिकली पैटर्न होगा, जैसे दोनों हाथ पर स्वेलिंग आ रहा है, दोनों हाथ पर रेडनेस आ रहा है, इस तरीके से। उसके अलावा जैसे कि अभी हमने बात की कोजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में, कि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का कोज है वो अभी तक अननोन है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं है, बट सेवरल मॉडिफाइएबल लाइफस्टाइल होता है, लाइक ओबेसिटी, स्मोकिंग, ठीक है, ये आपका मॉडिफाई, और कुछ होता है जेनेटिक, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज है तो जेनेटिक्स होता है, फीमेल जेंडर, एज, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो आइडेंटिफाइड किए गए हैं। डायग्नोसिस कैसे की जाए रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो बेसिकली रूमेटॉइड अर्थराइटिस कैन बी डिफिकल्ट टू डायग्नोस इन इट्स अर्ली स्टेज, यानी स्टेज 1, बिकॉज द अर्ली साइन एंड सिम्टम्स मिमिक दोज ऑफ मैनी अदर डिजीज। ठीक है, कुछ अदर अदर बीमारियों जैसे भी साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। देर इज नो वन ब्लड टेस्ट फॉर अर्ली स्टेज physically finding to confirm the diagnosis. During the physical exam, your doctor will check your joints for swelling, redness and warm. हमने कहा था ना, टच करने से जॉइंट वार्म मिलता है। ठीक है, तो वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की तरफ साइन कर रहा है। ही और शी में ऑल्सो चेक योर रिफ्लेक्स और मसल स्ट्रेंथ, यानी आप पैरों का मूवमेंट करवाकर और मसल्स की स्ट्रेंथ को चेक करके भी डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लड टेस्ट की यदि हम बात करें, तो ब्लड टेस्ट में आपका सबसे पहले आता है ईएसआर। ईएसआर बेसिकली क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसको हम जानते हैं। ईएसआर एक तरीके का ब्लड टेस्ट है। ठीक है, और ये बताता है इन्फ्लामेशन के बारे में, कि शरीर में कहीं पर इन्फ्लामेशन है, हमारी बॉडी में कहीं पर इन्फ्लामेशन है। ठीक है, तो उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो ईएसआर से मिलती है। इस ईएसआर यदि बढ़ जाता है तो उसका नॉलेज हमें बता रहा है। ईएसआर बढ़ने का मतलब हुआ कि इन्फ्लामेशन है शरीर में कहीं ना कहीं पर। इन्फ्लामेशन बेसिकली रेस्पॉन्स करता है इम्यून सिस्टम को। ठीक है, इन्फ्लामेशन इज योर इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स टू इंजरी, इन्फेक्शन और अदर टाइप्स ऑफ कंडीशन। बेसिकली अगर ईएसआर बढ़ रहा है तो वो इन्फ्लामेशन को भी बता सकता है, वो इन्फेक्शन के बारे में बता सकता है, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स के बारे में भी जानकारी देता है, और अचानक से कोई लाइक सर्टेन कैंसर्स होते हैं जिनमें ईएसआर बढ़ जाता है, और अलग से ब्लड डिसऑर्डर्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ईएसआर को कब टेस्ट करवाना चाहिए, इन्फेक्शन के केस में, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स के केस में, उसके अलावा आपका कैंसर और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के केस में हम ईएसआर को टेस्ट करवा सकते हैं। और जब सपोज क्यों हमें जरूरत पड़ती है ईएसआर टेस्ट करवाने की, मान लीजिए सर में दर्द हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड फीवर आ रहा है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उसके अलावा आपका लाइक वेट लॉस, या फिर ज्वाइंट्स में स्टिफनेस हो रहा है। ठीक है, स्टिफनेस बेसिकली इंडिकेट टू अर्थराइटिस। अभी मैं बात करूंगा आगे, एक तरीके की एंटीबॉडी है। ठीक है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो लॉस ऑफ एपेटाइट, या फिर नेक और शोल्डर में पेन हो रहा है, तो इन सभी सिम्टम्स में हम ईएसआर के टेस्ट को प्रिफर कर सकते हैं। उसके अलावा जब ईएसआर बढ़ता है, ठीक है, तो कुछ कंडीशन होती है जो इन्फ्लामेशन कोज करती है, जैसे कि अर्थराइटिस एक हो गया। ठीक है, ईएसआर का बढ़ना अर्थराइटिस का इंडिकेशन हो सकता है। उसके अलावा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, बाउल वर्ड आ गया तो रिलेटेड टू इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में भी ईएसआर रेज हो सकता है। उसके अलावा किडनी डिजीज होती है, इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस और अदर ऑटो इम्यून डिजीज,
जैसे कि हार्ट डिजीज हो गया और सर्टेन कैंसर्स, इन सभी कंडीशंस में ईएसआर जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ईएसआर बढ़ना बताता है रूमेटोइड अर्थराइटिस के बारे में। लेकिन जो आपका हमने बात किया था ना ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें ईएसआर सामान्य रहता है, ये बताया था ना कल। उसके अलावा सीआरपी एक और होता है। सीआरपी बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है। सीआरपी भी एक तरीके का प्रोटीन होता है। ठीक है, सीआरपी या स्टैंड फॉर सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ एन इंफ्लामेटरी प्रोसेस इन द बॉडी। ठीक है, बेसिकली ये कि एक्यूट फेज होता है। ठीक है, और ये एक तरीके का ये प्रोटीन होता है सीआरपी, जो लीवर के थ्रू प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो इंजरी के थ्रू बढ़ सकता है, और इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के बारे में भी ये जानकारी देता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये सीआरपी के बारे में था। और भी लाइक इसका टेस्ट होता है, और ये जो सीआरपी है ये भी एक तरीके से ब्लड में ही प्रेजेंट होता है। इसके बाद यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है, अदर कॉमन ब्लड टेस्ट लुक फॉर रूमेटोइड फैक्टर एंड एंटीसाइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड, जिसको बोलते हैं हम एंटी सीसीपी। बेसिकली एंटी सीसीपी इज ए एंटीबॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये भी एक तरीके का टेस्ट है, इसको आप ध्यान से समझिए। बेसिकली जो अगर किसी का ये एंटी सीसीपी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और साथ में आरएफ भी पॉजिटिव आ रहा है रूमेटोइड फैक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति है वो अर्थराइटिक वाला है, रूमेटोइड अर्थराइटिस का कंफर्मेशन हुआ। ठीक है, लेकिन अगर सीसीपी पॉजिटिव है, आरएफ निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, रूमेटोइड अर्थराइटिस का अर्ली स्टेज है। ठीक है, अर्ली स्टेज है, और ये ज्यादा डेवलप हो सकता है इन फ्यूचर। क्लियर हुआ? ठीक है, और ये जो एंटी सीसीपीए कितना होना चाहिए, 20 ml से कम, 20 माइक्रो ml से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे ज्यादा है तो वो इस रूमेटाइड अर्थराइटिस का कंफर्मेशन दे रहा है। उसके अलावा कुछ लाइक इमेजिंग एक्सरे होता है, और डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं, जो आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, जॉइंट्स के बारे में जानकारी देता है। एक्सरे होता है, एमआरआई होता है। ठीक है, और एक्सरे और एमआरआई, एमआरआई बेसिकली जब डिजीज सीवियर हो जाती है हमारे शरीर में, तो डॉक्टर डायग्नोस करने के लिए एमआरआई प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है की फैक्ट्स। की फैक्ट्स बेसिकली सेम, इन 2019 18 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड वर लिविंग विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो आप देख सकते हैं जो नंबर है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के ज्यादा थे कंपैरेटिवली टू रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है दैट इज मोस्ट कॉमन देन, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है दैट इज मोस्ट कॉमन देन रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो about 70% of people living with rheumatoid arthritis are women, and 50% are older than 55 years. ठीक है, इसमें भी हम डिफरेंशिएट भी करेंगे। बेसिकली जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक तरीके का सिस्टमेटिक ऑटो इम्यून डिजीज है, जो अफेक्ट करता है मल्टीपल बॉडी सिस्टम को, जो बॉडी के हैंड्स के जॉइंट्स को, रिस्ट के जॉइंट्स को, फीट, एंकल, नी भी इसमें अफेक्ट हो सकता है, शोल्डर भी, एल्बो, दीज आर द मोस्ट कॉमन जॉइंट्स विच इज अफेक्टेड इन रूमेटॉइड डिसऑर्डर्स। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना इतना? अब थोड़ा सा और हम बात करते हैं, इसमें जो आपका लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस था, अब थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट करेंगे धीरे धीरे। बेसिकली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या डिफरेंट होता है उसके बारे में, और थोड़ा सा आज की इस क्लास में हम ट्रीटमेंट के बारे में भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले यदि हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस था वो ओबेसिटी, द मोस्ट कॉमन कॉज इज ओबेसिटी, मोटापा। ठीक है, जिसकी वजह से ज्वाइंट्स पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, और ज्वाइंट्स का साइनोबल मेम्ब्रेन, साइनोबल फ्लूइड, साइनोबल शीट, ठीक है, डिटोरिएशन, डीजनरेशन उसमें स्टार्ट होकर ज्वाइंट्स अफेक्ट हो जाता है। ठीक है,
तो ओबेसिटी, और ओबेसिटी के डिफरेंट रीजंस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि आपका मेनोपॉज वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। एक पॉइंट ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का। दूसरा पॉइंट कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो स्लोली, ग्रेजुअली, लाइक एक तरीके से स्लोली डेवलप करता है, ठीक है, दिखता है। और ये इतना क्लियर हो ना। और जो रूमेटोइड आर्थराइटिस है वो आपका रैपिडली प्रोग्रेस करता है। इसमें क्या होता है, ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जब ऑस्टियोआर्थराइटिस सीवियर हो जाता है, क्रोनिक हो जाता है, तो उस सीवियरिटी में, उस क्रोनिक कंडीशन में फ्रैक्चर होने का रिस्क ज्यादा होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली कंडीशन, ठीक है। दूसरा, ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली कंडीशन है, ये खान पान होने के कारण, यानी परिवार में एक सा सेम फूड इनटेक किया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी अदर फीमेल्स में भी देखा जा सकता है। अदर फीमेल्स में क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर फीमेल्स में ही होता है, बोथ अर्थराइटिस वाली कंडीशन, ठीक है। दूसरा, कैल्शियम लेवल जो होता है ब्लड में वो भी इम्बैलेंस हो जाता है इस वाली कंडीशन में, ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली कंडीशन में। सिम्टम्स क्या आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के? सुबह उठने पर जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उन जॉइंट्स में स्टिफनेस होता है। जैसे जैसे सूरज निकलता जाता है, धीरे धीरे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बढ़ जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ? मॉर्निंग में आप उठे, धीरे धीरे आपका लाइक स्टिफनेस होगा जॉइंट्स में, जैसे जैसे सूरज निकलता जाएगा, तो जो मूवमेंट करने का आपका लाइक डिग्री है वो बढ़ता जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो मॉर्निंग में बहुत ज्यादा स्टिफनेस होगा, आप सही से मूव नहीं कर पाएंगे उठने के बाद। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, दोपहर हो जाएगी, दोपहर तक लगभग आप जो पेशेंट होते हैं वो नॉर्मल हो पाते हैं। द मोस्ट कॉमन ज्वाइंट, वन मोर पॉइंट यू कैन नोट डाउन, इस ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली कंडीशन में क्या होता है, मल्टी एक्सियल ज्वाइंट, हमने बताया था ना, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, मल्टी एक्सियल। तो इस ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली कंडीशन में मल्टी एक्सियल ज्वाइंट ज्यादातर अफेक्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें जो ईएसआर होता है वो नॉर्मल रहता है, हालांकि सीआरपी इसमें बढ़ा हुआ मिल सकता है आपको। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। जो रूमेटोइड अर्थराइटिस है, बेसिकली जो रूमेटोइड अर्थराइटिस है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस 50 वर्ष की एज में लगभग देखने के लिए मिलता है, ठीक है। 45 के बाद तो मेनोपॉज वाली कंडीशन भी स्टार्ट हो जाती है ना, 50 to 45 to 50। लेकिन जो रूमेटोइड अर्थराइटिस है वो आपका एक तरीके से 40 वर्ष की एज में ही, 40 ईयर्स की एज में ही आपको पेन मिलने लगता है उस कंडीशन में, ठीक है। और ये एक तरीके का ये भी सेम है, फीमेल्स में ज्यादातर पाया जाता है देन मेल्स, ठीक है। और इसमें जो होता है, लाइक रूमेटोइड अर्थराइटिस में प्रोग्रेसिवली होती है, जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोग्रेसली एग्रेसिवली होता है। प्लस इसमें जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर का उतना इफेक्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं होता जितना आपका रूमेटोइड अर्थराइटिस में होता है, वातावरण का, जलवायु का, ठीक है। तो बेसिकली टेम्परेचर इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूमेटोइड अर्थराइटिस में, टेम्परेचर से भी ये अफेक्ट होने लगता है। हालांकि आज के समय में कोल्ड वाले एरिया में भी ये सब रूमेटोइड अर्थराइटिस के पेशेंट देखे जाते हैं। उसके अलावा जो रूमेटोइड अर्थराइटिस होता है उसके जो साइन और सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपका टैकीकार्डिया हो गया, टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया सुना है ना, हाई पल हाई हाई मतलब जो धड़कन होती है वो तेज हो जाना, स्लो हो जाना, तो ये टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया वाली कंडीशन होती है। फीवर हो जाना, ठीक है। और स्मॉल जॉइंट ज्यादातर इसमें अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपका जैसे कि आपका एक तरीके से फिंगर्स की जो जॉइंट्स होते हैं, अदर जॉइंट्स होते हैं, वो इस कंडीशन में ज्यादातर अफेक्ट होते हैं। और इसमें जो टेस्ट किया जाता है वो ईएसआर का और इन सब का हम टेस्ट प्रेफर करते हैं, ठीक है। और इसमें जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन पे इन्फ्लामेशन के साथ साथ स्वेलिन भी आ जाता है, स्वेलिन भी आ जाता है और इरोजन डेवलप होता है। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहला था आपका, जैसे कि कुछ एक दो पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। और जो रूमेटोइड अर्थराइटिस है वो प्रोग्रेसिवली होता है, फर्स्ट। सेकंड, जो ओस्टियोआर्थराइटिस है वो 50 वर्ष की आयु में देखा जाता है, लगभग 50 ईयर्स की एज में, ठीक है। और जो रूमेटोइड अर्थराइटिस है वो 40 वर्ष की एज में भी 2 से 3 बार ज्यादातर देखा गया है, ठीक है। ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, कि जो क्लाइमेट होता है उसका ज्यादातर असर नहीं पड़ता है, लेकिन रूमेटोइड अर्थराइटिस में क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ओस्टियोआर्थराइटिस का कारण क्या होता है, बेसिकली
जैसे सेक्स हार्मोन डिक्रीज हो जाए, मेनोपॉज वाली कंडीशन हमने बताया ना, मेनोपॉज में, ठीक है, सेक्स हार्मोन डिक्रीज हो जाता है। और एक वर्ड आप नोट कीजिए, DEMI, DEMINERALIZATION, ये क्या होता है? डेमिनिरलाइजेशन। डेमिनिरलाइजेशन क्या होता है? एक तरीके का प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें मिनरल्स रिमूव हो जाते हैं, मिनरल्स आयन जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं टिश्यूज से, ठीक है। और HA क्रिस्टल्स, बेसिकली HA क्रिस्टल्स क्या होता है? HA क्रिस्टल्स एक तरीके का हाइड्रोक्सिल एपिटाइट होता है, एक तरीके का ये क्रिस्टल है जो हमारे बोन्स में और टीथ में पाया जाता है।